तो चलिए आते हैं, हम बात करते हैं आज आपके सिलेबस के बारे में। फिजिक्स सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज आपसे हम, और वो भी 11th का फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ना है, कितना कंटेंट है आपका बोर्ड के लिए, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो या मेडिकल हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो फोकस कीजिए, मैं आपको आज बताऊंगा पहले एक्चुअल में क्या कंटेंट है 11th का, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपका 12th के कंटेंट के बारे में फिजिक्स का। तो 11th के कंटेंट के बारे में जहां तक बात है फिजिक्स का, वो है आपका क्या, सो देखिए मैं बात कर रहा हूं 11th फिजिक्स में जो आपको पढ़ना है पहले, वो एक्चुअल में है क्या। देखिए है, सारे टीचर्स का अपना अपना मोटिव होता है। हमें अगर फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ता है, जैसा कि आप जानते हो पहले से ही। तो कुछ बेसिक मैथ्स की बारे में बात करेंगे हम लोग फिजिक्स समझने से पहले, फिजिक्स 11th का शुरू करने से पहले। और उसका जो है हम लोग एक्चुअल में ये टॉपिक नाम रख करके बात करेंगे बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स। और इसमें जो है आपका बातें होगा कुछ जनरल आपके वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, रिजोल्यूशन और उसके प्रोडक्ट के बारे में। और उसके बाद जो है कैलकुलस के बारे में कुछ बात करूंगा मैं आपसे। कैलकुलस में जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फंडामेंटल एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। फिर थोड़ा सा एक रेट ऑफ चेंज के बारे में बात कर लिया करेंगे, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में, ट्रिगो के बारे में, लॉग के बारे में। यही सब बेसिक मैथ्स का एक्चुअल में पार्ट हुआ करेगा हम लोग, जो कि हमको हेल्प करेगा 11th का फिजिक्स और एज वेल 12th का फिजिक्स को बेहतर तरीका से सॉल्व कर पाने में और समझने में। तो बेसिक मैथ्स में जनरली आपका इतनी चीजों को मैं इंक्लूड करूंगा आपके साथ। और इसके बाद हम लोग का जनरली फिजिक्स का शुरुआत होगा, और उस फिजिक्स के शुरुआत में सबसे पहला चैप्टर जो आता है हम लोग का, वो मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। और आप जानते हो कि मैकेनिक्स जो है 11th का फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर हुआ करता है, जिसमें कि हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले पार्ट को हम लोग काइनेमेटिक्स का पार्ट देते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग डायनेमिक्स का पार्ट देते हैं। तो मैकेनिक्स पार्ट में आपका, मैकेनिक्स में जो है दो पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक आ जाएगा आपका काइनेमेटिक्स के बारे में और दूसरा आ जाएगा डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जो है हम लोग जनरली बात करेंगे वो सारे टॉपिक्स, जनरली मैं आपको बता दूं मोशन से रिलेटेड बातें आएगा आपका, ठीक है। इसमें फोर्स से रिलेटेड बातें कुछ भी नहीं होगा, फोर्स को छोड़ करके सारी बातें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फोर्स से रिलेटेड इफेक्ट ऑफ फोर्स जितना ही बातें आएगा वो डायनेमिक्स का पार्ट हो जाया करेगा, वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए काइनेमेटिक्स में जनरली आपका मैं बात करूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। फिर आएगा आपका सर्कुलर मोशन के बारे में बात आएगा, फिर आपका रिलेटिव मोशन के बारे में बात आएगा, और प्रोजेक्टाइल्स मोशन के साथ साथ बारे में बात भी आएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स का इतना पार्ट को हम लोग डिस्कस करके उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स पार्ट में। जब हम लोग इंटर करेंगे तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात आएगा, हाँ, फ्रिक्शन के बारे में भी बात आएगा, और वर्क एनर्जी पावर के बारे में भी बात आएगा, और कुछ ऐसे छोटे मोटे और टॉपिक्स सब आएंगे। वो सबको हम जब आएगा साथ देखते चले जाएंगे आगे। और उसके बाद जो है हम लोग का सेंटर ऑफ मास के बारे में बात आएगा। हाँ, मैकेनिक्स पार्ट से जब हम लोग बाहर निकलेंगे तब जो है मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये सब तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा मैकेनिक्स का, ठीक है। और सेकेंड पार्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें सेंटर ऑफ मास आ जाया करेगा आपका, सेंटर ऑफ मास आ जाया करेगा, रिजिड बॉडी आ जाया करेगा, रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। मैं हिंदी भी बोल दूंगा, हाँ, सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट हुआ करते हैं, यहां तक कि मेरे बुधा टॉपर्स अड्डा से रिलेटेड जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बीएसईबी बोर्ड के हैं। तो मैं हिंदी भी सबका मेंशन कर दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल अभी जो है मैं इंग्लिश में इसको नोट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। रोटेशनल मोशन आएगा, और रोटेशनल मोशन के बाद जो है मैकेनिक्स पार्ट का ऑलमोस्ट जो है एंड हो जाया करेगा। देखो वो मैं एक बात बता देता हूं आपको, हो सकता है कि छोटा मोटा टॉपिक्स जो है इसमें आपका मिस हो जाए, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ऑलमोस्ट जो है सारे का सारे, मैं कुछ भी मैं स्किप नहीं करूंगा, कुछ भी चीजें आपको एक्चुअल में जब क्लास चल रही होगी तो सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे,
बिल्कुल ही आपको कतई परेशानी नहीं आने दूंगा, अपनी तरफ से मैं ये कोशिश करूंगा। फिलहाल जो है मैकेनिक्स पार्ट का जब एंड हो जाएगा हम लोग का, तब जो है हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में एंटर करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में एंटर करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो है हम लोग ये दो अलग अलग चैप्टर हुआ करता है। हीट में कैलोरीमेट्री वगैरह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जब आएगा तो अच्छे से देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स भी जो है अपना एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें भी हम लोग बात करते हैं। हाँ ये बात है, थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ना है 11th में, और यहाँ पर फिजिक्स में भी पढ़ना है। अपना अपना टीचर का पढ़ाने का स्टाइल है, कंटेंट है, कुछ जितना क्या है अंतर, क्या है मतलब समानता, वो चीजें आप खुद ही एनालिसिस करोगे बाद में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से निकलने के बाद जो है हम लोग बात करेंगे एसएचएम एंड वेव के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा करते हैं हम लोग, शॉर्ट में एसएचएम बोल दिया करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, पीरियोडिक मोशन का ये एक एग्जाम्पल हुआ करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव के बारे में बात कर लिया करेंगे। दोनों अलग अलग चैप्टर है अपने आप में, और लेकिन दोनों में कुछ जो है सो कॉमन बातें हैं, इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ रख करके ही पढ़ने का कोशिश करते हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो एसएचएम और साथ ही इसके लगे हैं हाथ ही हम लोग पढ़ेंगे वेव के बारे में, ठीक है। साउंड वेव वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा, देख लिया करेंगे हम लोग। अच्छा, एसएचएम एंड वेव के बाद जो है हम लोग का, हाँ, ग्रेविटेशन एक चैप्टर हुआ करता है हम लोग का, तो उसको भी हम यहाँ पर बहुत सारे टीचर क्या करते हैं आपका कि ग्रेविटेशन को जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का चैप्टर पढ़ाने के जस्ट बाद जो है ग्रेविटेशन को डिस्कस किया करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कॉमन बातें हुआ करती है, इसीलिए जो है दोनों को एक साथ रख करके पढ़ाया जाता है। हालांकि ये चैप्टर जो है ग्रेविटेशन चैप्टर जो है आपका, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है आपका वो पार्ट हुआ करता है किसका? 11th फिजिक्स का ही पार्ट हुआ करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन को भी हम लोग देख लिया करेंगे, और उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका, छोटा सा चैप्टर हुआ करता है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बारे में बात कर लिया करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में भी हम लोग बात कर लिया करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है 11th फिजिक्स में जनरली इतने चीजें ही पढ़ने को है, हाँ ठीक है, इतना चीज ही पढ़ने को है, और छोटा मोटा जो कुछ भी और बचा हुआ चीज रहेगा आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं उसको भी साथ ले लिया करूंगा। हाँ, लेकिन मेरा ध्यान ये हमेशा फोकस रहेगा इस बात पर कि कुछ भी चीजें आपको ना तो बोर्ड के बेसिस पर और ना ही कॉम्पिटिटिव बेसिस पर छूट जाए। जितना कंटेंट आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारे चीजों को आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आपका एक मैं आपका मापदंड बताया, एक क्राइटेरिया बताया कि 11th फिजिक्स का ये एक रफ स्केच है आपके सामने जो कि आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको मैं चैप्टर वाइज टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे